मॉनेटरी पॉलिसी पर आरबीआई एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक जारी है। शुक्रवार को सुबह तड़के ब्याज दरों पर फैसला आएगा। एमपीसी की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब जीडीपी के नंबर शानदार हैं, साथ ही अक्टूबर में रिटेल महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंची है। अब सवाल यह है कि क्या इस माहौल में आरबीआई दरें घटाएगा या कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, यानी कि स्टेटस को बरकरार रखेगा। डिटेल में बातचीत करेंगे आवास की एमपीसी में। चले भाई, आरबीआई की एमपीसी आज से शुरू हो गई है। वो हो रही होगी आरबीआई के मुंबई के हेडक्वार्टर्स में, और एक एमपीसी हमने भी यहां सीएनबीसी आवास के स्टूडियोज में बैठाई है, क्योंकि बैकड्रॉप सेम है। जिस पे वो एमपीसी चर्चा कर रही होगी, उन्हीं डिटेल पॉइंट्स पे यहां आवास की एमपीसी भी चर्चा करेगी। हमारे साथ आज इस शो में होंगी एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोरा, डीएसपी फाइनेंस के वाइस चेयरमैन और सीईओ जयेश मेहता सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस साहब। आप सबका धन्यवाद सीएनबीसी आवास पे जुड़ने के लिए, आवास की इस एमपीसी का हिस्सा बनने के लिए। माधवी अब तक कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, पैच करने की प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बार इस बैकड्रॉप जिस पे ये आवास की एमपीसी या जनरली इस बार की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की जो बैठक करने वाली है, वो बैकड्रॉप समझा देता हूं आपको। आमतौर पे कोई भी एमपीसी इन्फ्लेशन पे, ग्रोथ पे, करेंसी पे और कुछ मैक्रो फैक्टर्स हैं जिन पे नजर रखती है। डायरेक्टर साहब, इस पिछली स्क्रीन पे प्लीज दिखाएंगे एक बार। सबसे पहले इन्फ्लेशन जो कहा जाता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी टारगेट है। मैं आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं इन्फ्लेशन का प्रिंट। पिछले कई महीनों से इन्फ्लेशन जो कूल ऑफ हो रहा है, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर का, ये हटा दीजिए, इन्फ्लेशन लेकर आइए, आप पीछे चल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ का जो अक्टूबर मंथ का इन्फ्लेशन प्रिंट आया था 0.25% पे आया था, लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड अब तक का। और आरबीआई के वो बैंड दिखेगा आपको, टॉलरेंस बैंड के 2 से 6% के अब नीचे और कन्विंसिंगली नीचे ट्रेड करता हो, तो इन्फ्लेशन तो बहुत कंफर्टिंग लेवल्स पे इस समय नजर आएगा। दूसरी तरफ वो रीसेंट जीडीपी के नंबर स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। 6 क्वार्टर्स के हाईज पे जाके जीडीपी आई है 8.2% पे, और Q1 और Q2 का गणित कर लीजिए तो पहली छमाही में हमारा जीडीपी 8% पे आता हुआ, तो सॉलिड ग्रोथ है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ आपको नजर आएगा। तीसरी बात रुपए की है, तो रोज चर्चा हो रही है चैनल पे किस तरह से रुपया ऑफ लेट कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, किस तरह से तगड़ा डेप्रिसिएशन होता हुआ रुपए का। पर आरबीआई का लिमिटेड इंटरवेंशन कहीं ना कहीं दिखा रहा है उसका टॉलरेंस, उसका कंफर्ट रुपए की इस कमजोरी से। अदरवाइज मीन्स और विविधौल हैं आरबीआई के पास करेंसी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन किन्हीं वजहों से करा नहीं जा रहा है। और बाकी अदर फैक्टर्स मैं जब कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगा तो सब आएंगे। मैं कई बार जब से जीडीपी के नंबर्स आए, आपने मेरे जुबान से सुना होगा नॉमिनल जीडीपी के कंसर्न्स, कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली उसमें सबड्यूड, कच्चा तेल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ लेट आईआईपी के नंबर्स दिखा रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत में आते हुए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दिक्कतों में आ रहे हैं। ट्रेड डील का ओवरहैंग है। आई एम श्योर एमपीसी जब आरबीआई हेडक्वार्टर्स में बातचीत करोगी वो एक प्राइमरी कंसर्न होगा। सामने हमारी पॉलिसी आउटकम के बाद फेड का आउटकम खड़ा है, उसको भी फैक्टर इन करने की कोशिश हो रही होगी। और चर्चा हो रही होगी हमारे हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स पे, आईआईपी, ऑटो सेल्स के नंबर्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन सब को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल इस बार की क्रेडिट पॉलिसी के लिए, हर बार होता है वैसे तो, लगातार 11 पॉलिसीज के पॉज के बाद हमने देखा था दरों में दरें काटना, रेपो रेट रिड्यूस करना आरबीआई ने शुरू कर रहा था, और लास्ट 2 पॉलिसीज से स्टेटस को बना हुआ है। इस बार क्या फिर दरों में कटौती आएगी या कंटिन्यू थर्ड टाइम एक स्टेटस को की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये है वो बैकड्रॉप, और बहुत इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप है। मदन सर, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना गजब का बैकड्रॉप इस बार की क्रेडिट पॉलिसी के लिए, इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए नजर आ रहा है। जहां खड़े हुए हैं इससे एक्साइटिंग स्क्रिप्ट को नहीं लिख सकता था। आई एम श्योर एमपीसी के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है ना इस बार का क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम।
हाँ बिल्कुल, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्रकार से ये 6 मेंबर्स अपना डिसीजन देंगे, क्योंकि अगर मेरा ओपिनियन है इस पे, मैं जून के पॉलिसी को रेफर करूंगा, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है अपने ट्रांसक्रिप्ट में कि देयर आर लिमिट्स टू विच लोअर इंटरेस्ट रेट्स कैन अफेक्ट ग्रोथ। सो उस समय उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को कम करेंगे और सीआरआर को 100 बेसिस पॉइंट से कट करेंगे। उसके बाद जो हमने देखा है कि जैसे कि आपने मेंशन किया है कि जीडीपी ग्रोथ 8.2% पे आया है, और ऐसा लगता है कि ग्रोथ का कोई कंसर्न नहीं है। जब ये टैरिफ का मामला आया था तो काफी एप्रीहेंशन था कि अगर ये टैरिफ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स घटेगा, उसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा। अभी ऐसा लगता है कि जो इनिशियल जो भी फोकस था जीडीपी पे 6.8%, उसका रिवीजन जरूर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 7.4 हाँ 7.6% वो होगा। अब हाँ तो बिल्कुल ठीक। ऐसी स्थिति में ग्रोथ कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव फॉर लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट। क्या हो और सकता है, मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप आऊंगा। बिल्कुल ठीक है, हो रहा होगा शायद जीडीपी का रिवीजन हो रहा होगा इस बार। जब एमपीसी कंक्लूड कर रही होगी तो इन्फ्लेशन के नंबर्स को रिविजिट करा जा रहा होगा। मैंने इन तीनों एक्सपर्ट से कई सारे सवाल थे जो हम सबके जहन में थे, वो पोल भेजा था, उनके रिप्लाईज मांगे थे, उन्हीं के थ्रू इस पॉलिसी का बैकड्रॉप, इस पॉलिसी का आउटकम समझने की कोशिश। मैंने पहला सवाल पूछा था और लिटरली ये लिख के पूछा था कि हैंड ऑन हार्ट, इस बार जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं Q2 के, जो 8.2% का नंबर, क्या आप लोग को सरप्राइज करा? हाँ, नहीं या नहीं, इंक्लिनेशन था, मैंने लिखा नहीं लेकिन आई वाज लीनिंग टुवर्ड्स इट। तीनों ने एक ही जवाब दिया, इस बार के नंबर्स सरप्राइज करके गए। जय सर, एक तरफ लो बेस था, लो डिफ्लेटर था, एक्स ऑफ दैट वैसे भी उसके बावजूद भी जीडीपी के नंबर्स इंटरनल्स मजबूत दिख रहे हैं ना? फिलहाल तो दिख रहे हैं, एंड आई हैव नो रीजन टू डाउट दैट, बट आई थिंक लास्ट 2-3 दिन से जो मैं मीडिया में सुन रहा हूँ कि पीपल आर डाउटिंग दैट नंबर, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू डाउट दैट नंबर। थोड़ा लल के बाद वी हैड अ गुड लास्ट क्वार्टर, एंड I think maybe that 8.2 may come down for next 2 quarters, but it will still remain quite elevated. And therefore, आपके सवाल में एक चीज था, तो I think mine would be more aggressive. GDP forecast for FY26 would be around 7.7 kind of numbers is what we should expect by March. लीजिए, दूसरा सवाल भी ये है, जीडीपी के नंबर स्ट्रांग थे, तीनों एक्सपर्ट्स को, आई एम श्योर वहां आरबीआई में बैठी एमपीसी को भी सबको सरप्राइज करा 8.2 के नंबर्स, किसी ने ये फोकास्ट नहीं करे थे। तो फिर दूसरा सवाल, जब मैंने कहा था कि H1 में 8% की जीडीपी हमने Q1 और Q2 को मिला लूं तो 8% की आ गई। पूरे साल के एस्टिमेट्स क्या थे? तीनों के आंसर्स जो थे प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। माधवी भी जोड़ती हुई, और माधवी ने कहा है 7.3% पूरे साल की। माधवी, इसका मतलब ऐसा पढ़ूं क्या कि H1 में 8% थी, पूरे साल में 7.3% होगी, तो इसका मतलब H2 में ग्रोथ कुछ हद तक ठंडी पड़ी होगी, या ये प्योरली बेस का इंपैक्ट होगा? To a large extent, it's also a base effect. In fact, third quarter would still see a 7% plus growth. So on a sequential basis, you actually will see some support from delayed purchases post GST cut, which played out largely in October. So uska effect dikhega. And I think lagged effect of monetary policy would also play out. Just to note, between September and December, actually liquidity had tightened much more than what it was in the early part of the year. So uska bhi kuch effect somehow in indirect form or direct form would play out. So second half is a tad tighter in terms of growth compared to first half. मगर पूरे साल का नंबर अगर 7 के ऊपर आ रहा है, then you are looking at a much better growth picture than any of us had predicted beginning of the year. So I think the bigger takeaway is that all of us analysts, RBI alike, have actually misread the current macro cycle. We can debate the quality of data, we can debate other things, but nobody was talking about sub 2% inflation and a 7.5% plus kind of a growth picture in FY26 when we started this year, including that of Reserve Bank of India. So I think it's becoming very difficult to trust on the forecast also that we are doing as analysts and as policymakers. And it is getting very difficult for us to actually navigate this cycle.
And that is a But- bigger takeaway than just debating, 10, 20 bips numbers here and there. Because clearly the larger picture is that we all have misread the macro cycle at this point in time. And Rob? forecasts are becoming increasingly अब difficult to, get right. ये सच है, बिल्कुल सब गलत पड़े। साल की शुरुआत में क्या ग्रोथ के एस्टिमेट्स और क्या इन्फ्लेशन के नंबर्स की बात सब कर रहे थे, और आज मिड ईयर डाउन द लाइन हम कहाँ खड़े हैं। ये सच है, सब मिसरेड कर गए। इवन आरबीआई को भी समझ में नहीं आया किस तरह सारी तस्वीर बदलती हुई नजर आई। अच्छा, माधवी ने इन्फ्लेशन की बात छेड़ी, तो मदन सर, इन्फ्लेशन पहली छमाही कह लीजिए या अब तक के आंकड़े कह लीजिए, अक्टूबर तक के एकदम कंफर्टिंग जोन में है। इनफैक्ट अक्टूबर का तो बहुत ही ठंडा इन्फ्लेशन का नंबर था 0.25, इस सीरीज का सबसे लोएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ था। क्या अब यहां से बचे हुए साल इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी यहां से बढ़ती हुई नजर आएगी, कंफर्ट बैंड में रहेगी, नहीं रहेगी? कैसे देख रहे हो आप इन्फ्लेशन यहां से? मैं धीरे धीरे पहुंच इसलिए रहा हूं, ग्रोथ के नंबर्स अच्छे थे, H2 में शायद ग्रोथ ठंडी पड़ी होगी, लेकिन फिर भी ग्रोथ स्ट्रांग है। पर महंगाई, आप उसको कैसे देख रहे हो? अगर इन्फ्लेशन को देखेंगे वो टेंडेंसी होगा इंक्रीज हो जाने में। जैसे वैसे तो नवंबर और दिसंबर का जो भी इन्फ्लेशन नंबर्स आएगा वो भी कम रहेगा, probably less than 1%, और वही तो कंफर्ट रहेगा कि इन्फ्लेशन इज स्टिल बिलो 1% इन नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन अगर हम Q4 को देखेंगे, जो भी हम ये बेस ईयर का बेस इफेक्ट का जो भी एडवांटेज हमें मिला है, दैट विल बिकम अ काइंड ऑफ अ स्लाइटली डिसएडवांटेज। और हम देख रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन जो फोर्थ क्वार्टर को होगा, इट्स मोर लाइकली टू बी बिटवीन 3.5 to 4%। तो पूरा साल के लिए हमारा जो एस्टिमेट है, इट्स 2.3-2.4% इन्फ्लेशन, which is very well below the comfort level of the RBI, क्योंकि वो 4% का है, -2%, so we'll still be in the region of 2 to 3%। so वैसे तो इन्फ्लेशन को कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जब भी हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, we have to be forward looking। यही बात RBI गवर्नर ने भी in various statements he has made it, और हम ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर क्या होगा। So I think that becomes more critical than the current inflation, which is definitely very, very comfortable. जो हम सब गलत पड़े, ग्रोथ ओवरशूट कर गई, इन्फ्लेशन अंडरशूट करा। अब सबसे बड़ा सवाल, यहां से ग्रोथ थोड़ी बहुत ठंडी जरूर पड़ रही होगी, इन्फ्लेशन थोड़ा सा इंच अप कर रहा होगा। इस बैकड्रॉप में मूल सवाल तो यही है कि फ्राइडे को जब 10 बजे गवर्नर साहब पॉलिसी अनाउंस कर रहे होंगे, दरों में कटौती होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल से पिछली पॉलिसी के बाद से तो ज्यादातर सब मान के चल रहे थे कट, और इस जीडीपी नंबर्स ने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सबके जहन में डाल दिया। इवन इक्विटी मार्केट्स भी कंफ्यूज्ड हैं फ्राइडे के उस आउटकम से। मैंने तीनों से ये सवाल पूछा था, जवाब आपकी स्क्रीन पर है, डिवाइडेड है। ऐसा नहीं कि सब एक मुश्त मानते चल रहे हैं कि दरों में कटौती होगी। माधवी, इन सब बैकड्रॉप्स पे आप क्यों मान रहे हो दरों में कटौती होगी? जीडीपी का आंकड़ा, ग्रोथ तो बढ़िया है ही है, दिक्कत क्या है, जरूरत क्या है इस समय दरों में कटौती करने की? क्यों हां लिखा आपने? So you rightly said कि we are actually in a slope called Goldilocks, right? Underlying, the growth picture on papers is looking like 8% plus, 7.5% plus, inflation around 2%. So very difficult for the RBI to justify a cut on account of saying that probably we are at a neutral rate. We are a non-inflationary growth scenario. My only fear is that at this point in time, there's still a lot of noise around the near-term GDP print. We all understand कि काफी statistical anomalies हैं इस data के अंदर. The favorable deflator effect, which will continue in next quarter also because WPI so far is negative. Plus, to some extent, monetary easing का भी effect दिख ही रहा है. Purchasing power also has improved. I'm not denying that. और exports का hit भी काफी limited हुआ है. मगर उसके बावजूद भी, if you look at the underlying growth levers, they are still mixed. Income effect is still eventually going to dominate the consumption patterns, which have been taken care of at the margin by both center and states by their spending and their impact on or their policy by giving by lower tax incidence. All of that has played out well, and somewhere आपका real consumption और real purchasing power भी improve हुई है. मगर अगर आप nominal GDP growth देखते हैं, वो सब 8% पे चल रहा है. So उससे सारे मैक्रो मार्केट वेरिएबल को आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, be it fiscal deficit, be it debt to GDP ratio, be it credit growth, be it corporate earnings. So any nominal growth slippage will also demand a much sharper fiscal consolidation
to achieve the same level of debt to GDP improvement that they had penciled in their forecast. In fact, अगले साल से तो RBI, Government of India was saying they will start benchmarking their fiscal to debt to GDP ratio. So वो कहीं ना कहीं pro-cyclicality आ जाएगी हर साल में. So I think near-term GDP prints are a bit noisy and very honestly RBI के लिए justify करना बहुत मुश्किल होगा कि inflation is almost undershooting in the second half of the year by nearly 130 bits. हमारा फोकस इस साल का इन्फ्लेशन का 1.92% है एज अगेंस्ट आरबीआई फोकस्ट ऑफ 2.6%. सेकेंड हाफ आरबीआई का फोकस से हम लोग 130 बिप्स लोअर चल रहे हैं. इवन इफ आई अज्यूम सम डिस्क्रिपेंसीज इन माय फोरकास्ट, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्टिफाई, हार्ड टू इग्नोर फॉर देम टू जस्टिफाई कि persistent undershooting हो रही है इन्फ्लेशन की and they are not wanting to manage their core mandate. And honestly speaking, RBI ने बहुत clearly बोला कि रेट कट का स्पेस तो है. The bigger question is of timing, not of the need of a cut. और वो जो बोला था वो ये जीडीपी नंबर से पहले के स्टेटमेंट्स थे. उसके बाद वो सारी तस्वीर जीडीपी नंबर से थोड़ी बहुत बदल दी. लेकिन ठीक है, दरों में कटौती दो कह रहे हैं, मदन सर मना कर रहे हैं बस शायद दरों में कटौती नहीं होगी. बाकी दोनों माधवी जी और जयेश सर कह रहे हैं हाँ कटौती होगी. अगला सवाल बट ऑब्वियस मैं इनसे पूछूं कि दरों में कटौती होनी है तो कितनी होनी है. मदन सर का तो जवाब नहीं था. बाकी दोनों जिन्होंने कहा था दरों में कटौती होगी, दोनों मान रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स का कट फ्राइडे सुबह आरबीआई और आरबीआई की एमपीसी अनाउंस करती हुई नजर आएगी. फिर इसके बाद मेरा अगला सवाल था क्या ये साइकिल का आखिरी रेट कट है या नहीं. मदन सर ने तो पहले ही कह दिया साइकिल मेरे हिसाब से तो पहले ही खत्म हो चुकी थी. जयेश जी कह रहे हैं नहीं और भी मौके हो सकते हैं दरों में कटौती के, लेकिन माधवी एग्री करती हैं. मदन सर कह रहे थे साइकिल ऑलरेडी खत्म है, माधवी कह रही है लास्ट रेट कट है. जयेश सर अभी भी होपफुल हैं कि शायद इसके बाद भी रूम हो दरों में कटौती करने का. मदन सर, ये पिछली पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद ही आपने मान लिया था साइकिल खत्म हो रही है या फिर रीसेंट डेटा पॉइंट्स के बाद आप मान रहे हो ऐसा? नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन है. जैसे कि द रीजन फॉर माई सेइंग दैट द रेट साइकिल इज ओवर कि इट्स बेस्ड ऑन द रियल रेपो रेट. क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, लेकिन अगर हम देखेंगे कि रियल रेपो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आरबीआई का जो इंटरनल स्टडीज है दे इंडिकेट दैट द रियल रेपो रेट शुड बी इन रीजन ऑफ 1.4 to 1.9%. ये कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी, लेकिन रेफरेंस हमेशा दिया जाता है. और जब मैंने पहले बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे भी फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब यही था कि वील हैव टू लुक एट व्हाट विल बी द इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर. आरबीआई का एस्टिमेट था कि 4.5% होगा Q1 फिस्कल 27 में. हमारा एस्टिमेट है कि फॉर फिस्कल 27 वी विल बी इन द रीजन ऑफ 4 to 4.5%. तो अगर आप 4 to 4.5% इन्फ्लेशन है, हमारा रेपो रेट 5.5% है, रियल रेट विल बी बिटवीन 1 to 1.5%. वो तो फेयरली प्राइस्ड है. इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट द रेट साइकिल इज एक्चुअली ओवर. देयर इज नो नीड टू डू इट. और जो सेकंड बात जो आपने पूछा था, आफ्टर गेटिंग दिस जीडीपी नंबर, वो स्ट्रेंथ हमें आता है कि जीडीपी इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन. If you're all talking of GDP growth being in the region of 7+%, तो वो आर्ग्यूमेंट जो आरबीआई ने बोला था in between the policies कि there is space for cutting rates provided growth is coming under pressure, वो growth तो pressure में नहीं आ रहा है. So therefore there is no compelling reason to go beyond this thing. क्योंकि हमें ये बात भी याद रखना चाहिए कि savings of the economy is also one of the issues. जो आरबीआई के जो मिनट्स जो आते हैं, that is something which has always been also discussed. So that's why I think that the rate cycle is already over. GDP high growth only buttresses the fact that we don't have to look at GDP now for justifying any rate cut in future. अच्छा मदन सर, जयेश सर, माधवी जी, थोड़ा समय कम है, थोड़ा सा क्विकली. अच्छा जयेश सर, आप 25 बेसिस पॉइंट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप मान रहे हो कि ये साइकिल का एंड नहीं हुआ है. क्या और फैक्टर इन कर रहे हो आप? फरवरी में एक और दरों में कटौती एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? वो थोड़ा सा एक मैक्रो कॉल है. इफ यू लुक एट इट, 2018 से चाइना एक्सपोर्ट टू यूएस हैज मूव्ड अवे फ्रॉम यूएस टू अदर कंट्रीज, राइट? एंड इफ यू लुक एट इट, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड अदर्स see world deflation or maybe US deflation or inflation control happened mainly because of China exports, right? And now that China exports are happening more in the non-US, and it looks like cyclically or structurally the Asia inflation will be much lower going forward, and I think that can really change the trajectory. That's why we will be into completely new territory if you really look at it
लोअर इन्फ्लेशन साइकिल हमने देखी नहीं है एशिया में और इमर्जिंग मार्केट में. But with this US situation where China is focused on exporting into other countries, this can dramatically change in next 1 year. अच्छा, ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन शायद दरों में कटौती के ये इस साइकिल की लास्ट आउटकम सामने आ रहा होगा फ्राइडे को. हो सकता है उसके बाद ना हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी एटलीस्ट जयेश सर मान रहे हैं कि आगे भी देखने को मिल सकती है. दो कंसर्न्स पर रोज सुबह मॉर्निंग कॉल में हाईलाइट करता हूं आप लोग के सामने. नॉमिनल जीडीपी और वो लास्ट क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स में सीक्वेंशली नॉमिनल जीडीपी और रिड्यूस होती हुई नजर आई, वो खराब होती है. मैंने कंसर्न पूछा था इन अर्थशास्त्रियों से, आप कंसर्न हो? दो नहीं है, सिर्फ माधवी कंसर्न थी. हाँ, नॉमिनल जीडीपी जो गिर रही है एक कंसर्न है, मिनिस्क्यूल. ये इंडिया इंक के लिए प्रॉब्लम है, हमारी ईपीएस ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम है, हमारे प्राइवेट केपेक्स के लिए प्रॉब्लम है, और साथ साथ प्रॉब्लम है हमारे टैक्स कलेक्शंस के लिए. खैर, अब मेरे पास समय नहीं तो मैं उस पर भी बातचीत करता. और एक कंसर्न वो ट्रेड डील कब से इंतजार कर रहे थे. सबसे पहले किसी भारत के साथ यूएस ट्रेड डील करना चाहता था और सबसे कर लिए, हम आखिरी खड़े हुए हैं और अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया. मैंने ये भी पूछा था, क्या वो अनिश्चितता, वो ट्रेड डील ना होना, वो लिंगर ऑन करना कंसर्न है? जयेश सर कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ, माधवी और मदन कह रहे हैं ये कंसर्न है. और ध्यान रखिए, साल के एंड में आके खड़े हुए हैं, ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट करने का समय, और हम 50% टैरिफ पे बैठे हुए हैं. हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग समय आने वाला है. पर अब जिस दिन आउटकम आ रहा होगा उस दिन पैनल के साथ फिर से बातचीत करूंगा, तब और इन सब चीजों को टटोलूंगा. आज के लिए आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो ये डिस्कशन का एक क्विक निचोड़ रैप अप आपके सामने रख दूंगा.